विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, खनन के नाम पे हीरो है। पानी कभी कभी तो इतना गंदा पानी आ जाता है कि उससे आप नहा भी नहीं सकते, ये स्थितियां हैं। इसलिए छोटी सी सरकार की छोटी सी खामी की वजह से, छोटी सी गलतियों की वजह से, छोटी सी अनदेखी की वजह से, अगर और करोगे तो गुंडा एक्ट लगा के तो जेल भेज दिया, जिला बदल के तो हो जाएगी राजनीति। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बुंदेलखंड का एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, किसान भी है, लेकिन पहचान उनकी हरी पगड़ी से है। और हरी पगड़ी देख करके ही तमाम जो साथी हैं उनके दूर से ही पहचान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के यूथ फेस के तौर पर बुंदेलखंड में अलग पहचान रखते हैं और आज उनसे हम बात करने के लिए अपने स्टूडियो पर बुलाया है। बहुत स्वागत है कपिल भाई हमारे स्टूडियो पर आपका आने के लिए। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत करते हैं पगड़ी से। जी, ये पगड़ी आपकी बड़ी चर्चित है और इस पगड़ी को लेकर के अखिलेश जी भी कई बार आप पर जो है कहीं ना कहीं कहते थे कि हरी पगड़ी वाले लड़के को बुलाओ। मुझे याद है जब बुंदेलखंड में रथ यात्रा निकली थी लास्ट 22 के इलेक्शन में, तो आपने स्वागत किया था उनका उरई के पास में, तो उन्होंने कहा था इसको बुलाओ और आपको रथ के अंदर भी बुलाया था। तो हरी पगड़ी का क्या राज है? देखिए, ये पगड़ी चूँकि हम किसानों की पगड़ी है, ये हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम किसानों की फसल हरी भरी होती है, इसी तरीके से ये पगड़ी हमारा संदेश है। और ख़ास करके किसान आंदोलन के बाद हम लोगों ने हरी पगड़ी हमने खास करके ये पहनना शुरू कर दी, ताकि हम लोगों को आज ये गर्व महसूस होने लगा है। जब से किसान आंदोलन हुआ है, चूँकि हम दिल्ली रहे और जनपद में भी हमने आंदोलन किया, तो जेल में भी रहे, काफ़ी समय तक जेल में रहे और दिल्ली आंदोलन में लगातार रहे। उस समय से ये पगड़ी बराबर पहनने लगे हम, और इसको आगे भी पहनते रहेंगे, निरंतर जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बुंदेलखंड से आप आते हैं, बुंदेलखंड में तो समस्याओं का अंबार है, उनके लिए किस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं? और प्रमुख तौर पे अगर बात करें तो आज भी वहाँ सिंचाई की समस्या है। सरकार दावा करती है कि हर घर जल दिया गया है, लेकिन अभी 3 दिन पहले की एक खबर आ रही थी कि हर घर जल में इतना बदबूदार पानी आ रहा है कि लोग परेशान। देखिए, सरकार की योजना तो कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक थी, सरकार का लक्ष्य अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था, बशर्ते इस सरकार में कमीशन खोरी के चलते जो पाइपलाइनें डाली गई हैं वो कहीं ना कहीं घटिया किस्म की पाइपलाइनें डाली गई हैं, और जो अधिकारियों ने उसमें बड़ी पैमाने पर लूट घसूट करी है, वो यहाँ पे वो पूरी तरीके से फेल है। चूँकि हमारा गांव पड़ता है, हम आपको बता दें, गुमावली, और जालौन का गांव है गुमावली, कपिल गुमावली के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं हमको। तो हमारे ही गाँव में पाइपलाइन पहुँची है, लाइन पहुँची हर घर, बकाया पानी नहीं पहुँचा। और पानी अगर पहुँचता भी है, चूँकि हम तो लगातार फील्ड में रहते हैं और हर गांव में चूँकि बराबर जाना आना होता है, तो पानी कभी कभी तो इतना गंदा पानी आ जाता है कि उससे आप नहा भी नहीं सकते, ये स्थितियां हैं। इस पे खास करके सरकार को, विभागीय लोगों को सुधार करना चाहिए। चूँकि अभी हमारी कई बार अधिकारियों से जैसे बात होती है, कर्मचारियों से बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि अभी टेस्टिंग चल रही है उसकी। वहीं जो मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, क्या नाम, स्वतंत्र देव सिंह जी, वो उद्घाटन करके बड़ी बड़ी वाह लूट ले गए और वही सब चल रहा है। खैर, लेकिन अधिकारियों का कहना ये है कि हो सकता है कि अभी इस पे काफ़ी सुधार होगा। जी, किसानों की बात करते हैं। किसान की मौत का एक चिन्हित जगह कही जाती है बुंदेलखंड। आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, लगातार ज़मीन पे रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर कि गांव-गांव आप भ्रमण करते हैं। किसानों में कितना आप देख रहे हैं कि बदलाव हुआ, कितनी विकास की ज़रूरत बुंदेलखंड को आज भी है? देखिए, बुंदेलखंड तो पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। क्योंकि हम उस पिछड़े इलाके से आते हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, गर्मियों में पानी की समस्या, और पानी के साथ साथ कोई भी ऐसी सुख सुविधाएं सरकार द्वारा नहीं दी जा रही हैं जिससे हम लोगों की, खास करके जो दुर्दशा थी किसानों की, उसमें सुधार हो। ये कोई भी ऐसी सुख सुविधाएं बकाया केवल कागजों पे दौड़ रही हैं। और ख़ास करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से भी आई है, इन्होंने कोई भी धरातल पे काम नहीं किया। जैसे अभी जल की बात करी, पानी उसकी जो है क्या, कौन सी योजना बताई, हर घर जल वाली योजना है, तो ये ज़मीन पे नहीं है, कागजों में बहुत अच्छी है, फ़ोटो में बहुत अच्छी हो सकती है। इसी तरीके से सरकार की योजनाएं पूर्ण तरीके से फेल हैं। और ख़ास करके बुंदेलखंड को आज आवश्यकता है ऐसे कामों की, जैसे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा यदि सुसाइड के, आर्थिक तंगी के जो केसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड से आते हैं। जैसे हमारे यहाँ कदौरा ब्लॉक पड़ता है, तो वहाँ अभी हमने पिछले साल में करीब 57 लोगों ने सुसाइड की थी आर्थिक तंगी के चलते।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसान सुसाइड भी करता है तो सरकार के द्वारा उसको किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने कई लोगों की मदद कराई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से, लेकिन आज इस सरकार में मैं तो दावे से कहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि किसी भाजपा के सत्ताधारी दल के किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वो किसी गरीब की अपने नेता से मदद करा दे। कोई भी नेता, उनका मंत्री, विधायक, सांसद भी यदि जाता है तो वो केवल सांत्वना देता है, वादे करता है, लेकिन 1% उसको कोई भी आर्थिक मदद नहीं करते हैं और प्रशासनिक मदद तो हो ही नहीं रही है। तमाम सारे जो है वादे जरूर कराएंगे लेकिन कोई मदद नहीं होती है। कैसे आएगा? क्योंकि मैं जब से बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तब से बुंदेलखंड को देख रहा हूँ और बुंदेलखंड मेरा चहेते इलाकों में से भी एक है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ तमाम मेरी रिश्तेदारियाँ भी हैं। इसको कैसे बदला जाए? ये युवा पीढ़ी की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। पत्रकारिता छोड़ दिया जाए, राजनीति छोड़ दी जाए, एक नैतिकता हम युवाओं के कंधों पर भी है। एक तो सबसे ज़्यादा बात कहें अशिक्षा की, चूँकि कॉलेज नहीं है इतने ज़्यादा, और किसानों की यदि बात करें तो पानी की साधन नहीं है। जैसे ट्यूबवेल हमारे क्षेत्र में आपको बता दें कि एक भी ट्यूबवेल नहीं है। अधिकारी टेलीफोन करते हैं, जेई है, कई सारी, अभी हम मोबाइल दिखाएंगे आपको, कई सारे कागज़ पड़े हैं इस मोबाइल पे, हमको सिफारिश कराते हैं भैया आप कह दो थोड़ा सा। तो अधिकारी हम लोगों की नहीं मान रहा, हम लोग कह सकते, केवल प्रयास कर सकते हैं, दबाव तो बना नहीं सकते अधिकारियों पे। और अगर पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही कर दी जाएं, खास करके नहरों का चौड़ीकरण हो जाए, बम्बा और गूरों का चौड़ीकरण हो जाए, उनका जो है सफाई हो जाए, तो पानी आता जाता रहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, कम 10 वर्षों से कोई भी इस पर, चाहे नहरों की बात हो, चाहे बम्बा की बात हो, चाहे गूलों की बात हो, इस पर काम नहीं हुआ। इससे पहले नेताजी की सरकार में पक्कीकरण किया गया था नहरों का, तब जाके किसानों को कहीं ना कहीं पानी पहुंचने लगा था। आज भी किसान परेशान है और नहरों का पानी, चूँकि ट्यूबवेल नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, जबकि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा खनन आता है और सत्ताधारी लोग खनन का हनन करते रहते हैं। खनन का हनन बराबर हो रहा है, आप देख लो। और रोडों की दुर्दशा देख लो, रोड की दुर्दशा इतनी खराब है केवल खनन की वजह से। विधायक की गाड़ी चल रही है, सांसद की गाड़ी चल रही है, मोहर्रम की ओवरलोड, जबकि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाता था उस समय कि ओवरलोड गाड़ी चले। आज तो ये दशा है कि आप रोड देख लो जाके। आपने देखा होगा, हमने एक सोशल मीडिया पे लाइव चलाया था, वो क्या नाम, उस पर नेशनल हाईवे का, तो रोडों की दुर्दशा है, उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, लोग चले जाते हैं, लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। भाई कहने को तो हम लोग कह देते कि सोशल मीडिया पढ़ा या अखबारों में पढ़ा कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, या कहने को कह देते हम लोग कि एक व्यक्ति की आर्थिक तंगी के चलते व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। लेकिन आप उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का मुखिया चला जाता है, क्या सरकार या शासन में बैठे लोग उस परिवार का मुखिया वापस कर सकते हैं? दूसरी बात सुनिए, मुखिया का जाना मतलब पूरा परिवार तरस नरस। यदि उसके परिवार का वो मुखिया है तो उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके, पत्नी का भविष्य से लेके, और फिर उस परिवार को लोग किस नज़र से देखते हैं ये आप भली भांति जानते हो। इसलिए छोटी सी सरकार की छोटी सी खामी की वजह से, छोटी सी गलतियों की वजह से, छोटी सी अनदेखी की वजह से बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे व्यक्तिगत लोगों को नुकसान हो रहा है। वो परिवार हमारा भी हो सकता है, वो परिवार आपका भी हो सकता है, क्योंकि हम और आप बराबर घूम रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो चक्र बराबर चल रहा है। इन चीज़ों को सरकार चाहे तो सुधार सकती है। पानी, सड़क, चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा खनन से आता है। नदियों को, हमारे यहाँ नदियाँ जो हैं उनको बुरी तरीके से खोद लिया गया, इतने गहरे गड्ढे हैं कि अब क्या बता दें आपको, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो इसी पे यदि कहीं ना कहीं सुधार कर दें सरकार तो ज़्यादा बेटर होगा। बुंदेलखंड तालाबों के माध्यम से सिंचाई के लिए जाना जाता था, ये सरकार तालाबों पर भी जोर देती है। क्या तालाब की दुर्दशाएं बदली है वहाँ पर? देखिए, ये तो एक मुहावरा है उनका, बकाया बदला कुछ भी नहीं है। जोर केवल कागज़ों में देते हैं, हवाई देते हैं, मीडिया पे देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हमारी नज़र में, हम 36 गांव की राजनीति करते, जैसे खास करके जनपद की करते, लेकिन 36 गांव में हम बराबर, हमारा 10 साल से हर व्यक्ति के सुख दुख में रहते हैं।
सारे गांव के तालाब हमने देखे हैं, एक भी गांव में एक भी तालाब ना तो सफाई हुई है ना शुद्धिकरण हुआ है, एक भी तालाब का। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? हाँ, बाकी नोटिस आते हैं, आप जो है गरीब की जो है झोपड़ी पटक दी जाती है, यदि थोड़ी सी भी तालाब के ऊपर रखी है तो वो पटक दी जाती है, बाकी शुद्धिकरण नहीं हुआ, ना उसका जो है सफाई हुआ किसी भी गांव का। ये तो केवल कागजों में चल रहा है। इसका एक विकल्प और है, बुंदेलखंड को यदि विकसित बनाना है तो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। हर नौजवान की इच्छा है कि बुंदेलखंड राज्य अलग होना चाहिए। जब तक बुंदेलखंड राज्य अलग नहीं बनाया जाएगा तब तक हमें नहीं लगता कि सुधार होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और हम लोगों को तो अछूता माना जाता है। आपका भला फेवरेट हो, आपका पसंदीदा शहर हो, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के लिए अछूता है वो, उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते बुंदेलखंड को लोग। केवल बुंदेलखंड को कहते हैं कि हवस की नज़र से देखते कि उनको पैसा कैसे आए, बालू से कैसे पैसा निकाला जाए, पहाड़ों को कैसे खोदा जाए, ये देखते हैं वो। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, खनन के नाम पे हीरो है। इसका एकमात्र विकल्प है, जब तक बुंदेलखंड अलग नहीं होगा, सरकारें कोई भी आती रहें, हम लोग खुशहाल नहीं हो पाएंगे। बुंदेलखंड को पृथक करने के लिए कई बार आवाज़ें उठी, कई लोगों ने उठाई, यहाँ तक कि वहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं बादशाह सिंह, उन्होंने भी उठाई, लेकिन ये आवाज़ें उठी, फाइलें चली, पर कागज तक सीमित रही। ये कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ वाले लोग थे, इनका खुद का स्वार्थ पूरा हुआ, ये भूल गए। कई आंदोलन हुए, कई आंदोलन में कई कार्यकर्ताओं पर, कई नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ, उन पर मुकदमा लिखा, वो जेल रहे, लेकिन जो लीडरशिप थी उनका लक्ष्य पूरा हुआ। किसी को टिकट मिल गया, किसी को किसी पार्टी ने बड़ा लोभ लालच दे दिए, सारे के सारे लोग साइलेंट हो गए। आज कोई भी बुंदेलखंड की आवाज़ नहीं उठा रहा है, और सत्ता में बैठे लोग तो फिर क्यों, क्योंकि उनका पूरा लूट घसूट का काम बुंदेलखंड से चल रहा है। आवाज़ें तो उठाई हैं लोगों ने, लेकिन निजी स्वार्थ से। उनको विधायकी का टिकट मिल गया, किसी को सांसदी का टिकट मिल गया, किसी को सत्ता ने जो है सरकार द्वारा दबा दिया गया, खामोश हो गए। आज कोई आवाज़ नहीं उठ पा रही है, क्योंकि हम बता दें कि ये सरकार डरती है, क्रांतिकारियों से डरती है। ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज जैसे छोटे छोटे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं एकत्र होकर के किसी गांव में अगर बैठक करते थे, बैठक ही कर लेते थे, तो अंग्रेजों को डर होता था कि ये हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे, और उनको कोई को गिरफ्तार करके किसी को जेल भेज देते थे, किसी को धमका देते थे, किसी के माता पिता को उठा लेते थे, हर तरीके से हैरेस करते थे। ये सेम स्थिति ये भाजपा सरकार की है। कई मुकदमे हमारे ऊपर लगा दिए, जबकि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। हम हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, कई मुकदमे लगा दिए गए हमारे ऊपर, कई बार हम जेल रहे, और हर तरीके से प्रताड़ित करती है सरकार। चाहे कोई भी व्यक्ति उठा के देख लो, बुंदेलखंड में कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, केवल वो असफल करने का पूरा से पूरा प्रयास किया शासन के लोगों ने, खास करके सरकार ने। तो अब लोग टूटते जा रहे हैं, लोग टूटते जा रहे हैं, और अब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों पे इतने मुकदमे लगे हैं। अब धमकियां देता है प्रशासन के लोग, अगर और करोगे तो गुंडा एक्ट लगा के तुम्हें जेल भेज दिया, जिला बदल कर हो जाएगी राजनीति। ये तमाम तरीके की धमकियां ऐसी होती हैं, मिलती रहती है। पलायन, युवाओं के पलायन का क्या, पलायन वहाँ पर रुका है? रोजगार की स्थितियाँ बुंदेलखंड की, पलायन बढ़ गया है, क्योंकि कोई रोजगार नहीं बचा है। कोई मुंबई है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ के नौजवान सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, कोई बाहर कैब चला रहा है। मतलब आज बुंदेलखंड का आंकड़ा उठा के देख लिया जाए तो बुंदेलखंड के कम से कम 30% नौजवान पलायन कर चुके हैं। वो सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और सरकार ये दिखाना नहीं चाहती। एक भी कोई भी ऐसा काम सरकार ने नहीं डाला, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं डाली जो रोजगार मिले नौजवानों को, एक भी नहीं है। सब नौजवान जो है जितने भी हैं वो लगभग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में बनाया जा रहा है, उससे रोजगार मिलेगा, देश दुनिया में पहचान। डिफेंस कॉरिडोर केवल कागज़ों पर बनाया जा रहा है,
और अभी तक कोई काम नहीं, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। भाई अगर हम ये कहें कि हमने 5,000 लोगों की मदद कर दी, इसी पे तो कहना, मीडिया पे कहना, सोशल मीडिया पे कहना, कागजों में कहना, लेकिन धरातल पे अगर आपने मदद की होती तो लोग बाहर क्यों पलायन करते? आप बता दो, आप किसी भी गांव का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, खास करके पिछड़ी जाति और एससी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आप देख लो, पीडीए के लोगों को 30% बाहर हैं। किसी भी गांव में चले जाओ आप, और किसी भी शहर में चले जाओ, तो ये सरकार छुपाने पे लगी है। ये केवल मीडिया पे अपनी बाई और कागजों पे बाई लूटना चाहते बस, बाकी धरातल पे कुछ भी नहीं है। खनन को लेकर के सत्ता में बैठे लोगों का विवाद भी आपने सुना होगा, बांदा के एक विधायक का एसडीएम का कांड। अरे वो तो तमाम कांड हो रहे हैं, बांदा का कांड है, हमारे गरोठा का कांड है। गरोठा विधायक धड़ल्ले से चला रहे हैं, किसी की हैसियत नहीं है, चाहे अधिकारी हो चाहे फिर मीडिया हो जो दिखा दे उनको, किसी की हैसियत नहीं है कि उनको दिखा दे। जबकि हर घाट पे विधायक की पत्ती है, पत्ती बोलते हैं हमारे यहाँ, पत्ती का मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। आप काम करो, आप सरकार को कितना दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अधिकारी कैसे मैनेज करो, हमें उसमें 20% 30% चाहिए, उसमें 10% हमें उसमें चाहिए। ये गुंडा टैक्स, और मिल रहा है उनको। सरकार तो कह रही गुंडों को तो प्रदेश के बाहर फेंक दिया। तो ये कौन है फिर? अगर सरकार कह रही है, ठीक है, सरकार बात कर रही है, तो ये कौन है जो गुंडई कर रहे हैं? आप गरोठा उठा लीजिए, गरोठा विधायक को देख लीजिए। हम बुंदेलखंड के हैं तो हम बुंदेलखंड की बात करेंगे, पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे। ये केवल दबे कुचले तबके के नौजवान जो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, हक मांगना जानते हैं, ये उनके लिए है। उनको गुंडा बनाना चाहती, उनको गुंडा समझ करके, उनको गुंडा बता करके उनकी हत्याएं कर रही है सरकार। बाकी जो धरातल के जो भी गुंडे हैं वो संरक्षण में है सरकार के। अब हम नाम नहीं लेना चाहते, जितने भी गुंडे हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हैं। जो साफ छवि के हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, यह सरकार उनको गुंडा मानती है। यह सरकार उन्हीं पर अत्याचार करेगी। उन्हीं कई नौजवानों की हत्याएं हुई हैं इसमें। हमारे यहां एक हत्या हुई थी, वो अपनी गाड़ी चलाता था, पुष्पेंद्र यादव नाम था, वो अपनी ट्रक चलाते थे। इंस्पेक्टर ने कहा, चौहान ने, कि वो धर्मेंद्र सिंह चौहान इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि वो वसूली चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब काय की वसूली, हम तो नंबर 1 पे चला रहे हैं। बहसाबाजी हो गई, थोड़ी सी कहा सुनी आ गई, उसने उठा के गोली मार दी, हत्या कर दी। तब बाबा जी का बुलडोजर कहां था? भाई एक व्यापारी को आप गुंडा बता करके उसको गोली मार दी जाती है, उसको बताते हैं कि मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया। ये कहां का न्याय है? ये तो किसी जाति विशेष को आप संरक्षण दे रहे हैं। हम तब मानते हैं आपके गुंडों के खिलाफ हैं जब आप उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करती। दूसरा सुनिए, उसका हत्या हुआ, हत्या के बाद उसकी पत्नी ने सुसाइड कर ली जब उसको न्याय नहीं मिला। ये कितनी बड़ी घटना है। क्योंकि सुसाइड लोग कब करते हैं? जब पूरे तरीके से बर्बाद या तो हो जाते हैं या उनको लगता है कि हमारा भला नहीं होने वाला है सरकार। और सरकार उनके परिजनों को परेशान करती थी, केस वापस ले लो, ये कर लो। तो उसने, पत्नी ने सुसाइड कर ली, उसका भाई फौज में है, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा वो, उसको 1% कोई न्याय नहीं मिला। देश के तमाम नेता आए, उसको बता दिया गुंडा है। ऐसे लोगों को गुंडा बता रही सरकार। प्राइमरी स्कूल पूरे प्रदेश में बंद हो रहे हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो कितने ऐसे बंद हुए होंगे और क्या स्थितियां बनी है? देखिए, वो तो पूरे प्रदेश का मामला है, और खास करके बुंदेलखंड, मैंने फिर कहा कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बुंदेलखंड के लोगों को होगी। क्योंकि जो गरीब है वो कैसे 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जाएगा? क्योंकि हमें मजदूरी पे जाना है, हमारे बच्चे हैं तो वो चले जाते थे, पति पत्नी दोनों मजदूरी पे जा रहे हैं, बच्चा अपने स्कूल चला जाता गांव के गांव, अब उसको कौन स्कूल लेके जाएगा? ये सरकार की इच्छा है कि लोग अनपढ़ रहें। सरकार की मंशा है कि अशिक्षित रहेंगे तभी हमारी जिंदाबाद और अंधभक्ति भी होगी, तभी ये हमारे गलत कामों को भी सही बताएंगे ये। क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे? ये सबसे ज्यादा इसका फर्क बुंदेलखंड में पड़ा है।
फर्क तो पूरे प्रदेश में पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? जो इलाका पिछड़ा होता है, जो जहाँ पर गरीब ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ख़ास करके आने वाले समय में अशिक्षा फैलेगी। अंतिम सवाल मेरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके ऐलान किया है कि पीडीए समाज के लोगों को आप लोग पढ़ाएंगे, उनके कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला लगाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस दिन आह्वान हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ वो सरकारी स्कूलों से कई गुना ज़्यादा बेटर करके दिखा देंगे। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आह्वान कर दें कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को पीडीए पाठशाला चलानी है, उस दिन से काम शुरू हो जाएगा और पूरी ईमानदारी से निष्ठा से करेंगे, 100% बिल्कुल। और कहीं ना कहीं चलाने भी लगे। अभी सोशल मीडिया पे देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वीडियो शेयर किया, वो चला रहे हैं और चलेगा बराबर। ऐसी कोई होगा तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले कपिल जी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बुंदेलखंड पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा इलाका है। वहाँ शिक्षा का स्तर अभी बहुत कम है, विकास की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं। काम में जीरो है, कमाई में बुंदेलखंड हीरो है, लेकिन बुंदेलखंड को पृथक राज्य, अलग राज्य बनाने की मांग उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।